वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बताइए शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया है, इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको स्लैश कर दिया है। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि इंडिया के जो जीडीपी फोरकास्ट है हमारे गवर्नर के अकॉर्डिंग 9.5% हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा मैं बोलूँगा नंबर था। नीति आयोग की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि 10.5% रहने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, 1% ऊपर हमें नीति आयोग के द्वारा देखने को मिला था। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक ने जो जीडीपी को स्लैश कर दिया है। पहले अर्लियर जो एस्टिमेट था वो 10.1% के आसपास था। अब दोस्तों किसका एस्टिमेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। तो हमारा मानना यही है कि इससे अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है उसका सम्मान करना चाहिए, बिकॉज इससे अच्छे स्टॉक्स नीचे आते हैं। तो जी हाँ, इंडिया की जो सेकेंड वेव से बात की जाए इससे इम्पैक्ट पड़ा है और इसीलिए जीडीपी रिवाइज कर दिया गया है, डाउनग्रेड कर दिया गया है। लेकिन इससे दोस्तों लॉन्ग टर्म में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल ड्रॉबैक होगा, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी जब ऑल टाइम हाई पे होती है तो दोस्तों ऐसे न्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, शॉर्टर्स की एंट्री होती है, बिकॉज शॉर्ट से भी लोग पैसे कमाते हैं। तो इससे लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की बात नहीं है। आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आते हैं और दोस्तों ये तो शुरुआत है। 23, 24, 25 अगर मार्केट स्टेबल रहा, ग्रोथ स्टेबल रहा तो गाइस ये फिर रिवाइज करेंगे, तब दोस्तों एक बहुत बड़ी बुल रैली आएगी। तो मेरे हिसाब से इन सब न्यूज़ से शॉर्टर्स को बहाना मिलता है, लेकिन उतनी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। अच्छे खासे नंबर्स हमें इन फ्यूचर, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। हम लोग कोविड का जो फियर था उससे तो निकल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग ज़रूर पटरी पे आएंगे। और ये सब दोस्तों लाइक फॉरेन एजेंसियाँ हैं, 1 मिनट लगता नहीं है अपने बात को चेंज करने के लिए। तो मेरे हिसाब से रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म निवेश जारी रखें। मार्केट को छोड़ के भागना नहीं है। अगर मार्केट से कमाना है तो मार्केट को भागना नहीं है छोड़ के। तो यही दोस्तों मेरी आपको सलाह होगी। इस अडानी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करें, अडानी पावर के बारे में डिस्कस करें, अडानी इंटरप्राइज के बारे में डिस्कस करें, अडानी ग्रीन के बारे में डिस्कस करें, तो गाइस मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया था। अडानी के सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 2020 और 2021 इन्हीं का साल हमें देखने को मिल रहा है। आपको मैंने इसका पिछले जो वीडियो में रीज़न बताया था कि इनके जो फ्री फ्लोट शेयर हैं मैक्सिमम प्रमोटर के पास हैं, तो मार्केट में शेयर्स अवेलेबल नहीं है। बहुत लोग दोस्तों, ये मेरा मानना नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि अडानी का गवर्नमेंट के संग अच्छे खासे कनेक्शन है। ये मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मेरा मानना नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने की उम्मीद है। तो इसीलिए दोस्तों जो एफआईआईज़ हैं वो अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं और मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर नहीं है, जिसकी वजह से ऑल टाइम हाई जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी हद तक इनके स्टेबल देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो अदर जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उतना ओवर वैल्यूएशन से मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। आप चाहें तो मर्जी आपकी है, बिकॉज अडानी पैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि काफ़ी हाईली ओवरबॉट हो चुका है, 5-5 गुना, 6-6 गुना, 10-10 गुना। तो आप अपना कॉल ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से थोड़ा मैं दोस्तों उसको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मुझे जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ती है, बहुत लोग पूछे थे अडानी पावर के बारे में, अच्छी शेयर है, लेकिन मैं टाटा पावर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज उनके वैल्यूएशंस मुझे उससे थोड़े से स्टेबल देखने को मिलते हैं। गाइस, मनापुरम फाइनेंस कब भागेगा, इसमें ब्रेकआउट कब होगा दोस्तों, जल्दी ही होगा। इनके नंबर्स आते हैं तो नंबर्स गोल्ड लोन के पैरामीटर में काफ़ी फिट हैं और ऑलरेडी गाइस ये स्टॉक आपको एमओएस के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। 141 इनके एमओएस लेवल है और करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई हो सकता है। बीच में मोतीलाल ओसवाल ने 200 के प्लस टारगेट दिए थे। ह्यूज एफआईएस का स्टेक है और 30% से भी ऊपर एफआईएस का स्टेक देखने को मिलता है। तो आप आराम से अगर एक दिन 2 दिन सोचेंगे तो नहीं भागेगा, टाइम दीजिए। प्री कोविड लेवल के पहले वाला 200 लेवल भी क्रॉस नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट बहुत ही तेज होगा, जैसे मुफ्त में दिया था। और बात की जाए वैल्यूएशंस की तो बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, चाहे तो अभी बाई कर सकते हो, लिए हुए हैं तो पेशेंस दिखाइए थोड़ा सा, तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इस पिडलाइट की बात की जाए तो पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, मोनोपोली बिजनेस है और दोस्तों ये सब पैसे बनाएंगे ही सालों साल। ये सब स्टॉक रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। इनका सबसे खास बात यही है क्योंकि बिजनेस में काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है। बिजनेस एक मोनोपोली आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट भी करते हैं। फेविकॉल, फेविक्विक सब इन्हीं के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी वही होगी, एड ऑन डिप्स करना है। करंट बाइक की बात की जाए 2020-2030 मुझे ठीक दिखाई पड़ता है। अब मुझे लगता है कि 2000 के नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो 1930, 1950 हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से एंट्री करना है तो 2020-30 के आसपास करिएगा तो बेटर है। आपको लगता है कि मौका निकल जाएगा तो मर्जी आपकी है, लेकिन एक थोड़ा सा मार्जिन अगर 5-7% का मिलता है तो मज़ा आ जाएगा, तो आप उसका वेट कर सकते हो, या फिर सीएमपी में अपनी अकॉर्डिंग प्लान करके आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब दोस्तों फॉरवर्ड स्टॉक है और ये सब स्टॉक्स में टाइमिंग नहीं किया जाता है, टाइम स्पेंड किया जाता है, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। इस दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो आज क्यों भागा, सिर्फ दीपक नाइट्रेट नहीं भागा, नवीन फ्लोरिन भागा, आरती इंडस्ट्रीज भागी।
केमिकल के स्टॉक्स में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही थी उस हिसाब से हमें ठीक ठाक एक रिकवरी देखने को मिली। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि 1850 के आसपास दीपक नाइट्रेट को ऐड करना है, और आप देख सकते हैं कैसे में 4% की तेजी देखने को मिली। बहुत लोग बोल रहे कि सर हमें देखने को मिल रहा है कि दीपक नाइट्रेट में अच्छे खासे प्रॉफिट हो चुके हैं, तो क्या करें, निकल जाएँ? तो भाई मर्जी आपकी है, बट मुझे लगता है कि केमिकल में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है उसमें काम कर सकती है। 1750 के आसपास मैंने इधर पे एक बाई आपको बताया था, उधर पे बताया भी था कि डाउन साइड की बात की जाए तो हो सकता है कि 100-200 रुपये गिरावट अगर ज़्यादा गिर जाए, इंटेंस हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन उस हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग है। फॉर लॉन्ग टर्म आराम से होल्ड कर सकते हैं। 4-5% छोड़िए दोस्तों, 400-500% देखिए, टाइम स्पेंड करिएगा 5-10 साल, तो आपको दीपक नाइट्रेट करोड़पति क्या बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये दोस्तों हमारा एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। इस बाटा कब आएगा? जब बाटा के नंबर्स अच्छे आएंगे। बाटा के नंबर्स अच्छे कब आएंगे? Q2 से लेके Q3 तक इनके नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। Q1 में थोड़ा सर्वाइव करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से बाटा इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, वेरी वेरी गुड स्टॉक। ऑल्दो रिलैक्सो हमारा हमेशा टॉप पिक है और रहेगा, बिकॉज रिलैक्सो ने प्रूव किया कि वो मार्केट लीडर बन सकता है, और बना भी दोस्तों। तो इधर पे मेरे हिसाब से बाटा आपको घाटे का सौदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाटा में एक लॉन्ग टर्म निवेशक अगर जिनको वैल्यू इन्वेस्टिंग पसंद है वो CMP में बाई कर सकते हैं। हाँ, आपको पेशेंस की आवश्यकता होगी, बिकॉज इनके जो लेदर शूज़ हैं वो काफ़ी हद तक हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बाटा को जो नए तरह का जूता है जो कि वो लॉन्च कर रहे हैं, तो उनमें और भी इनोवेशन दिखाने की ज़रूरत है अगर उनको रिलैक्सो से टक्कर लेना है। बट मेरे हिसाब से बाटा आपको सही मार्जिन पे मिल रहा है, लिए में तो आराम से लॉस मत निकलिएगा, और लेना चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं जस्ट आफ्टर रिलैक्सो। वैसे ये मुझे कंपनी बहुत पसंद है। बात की जाए आवास फाइनेंसर की, बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है। बीच में गाइस ये 2350 के आसपास आया भी था, आपको याद होगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, और इसमें बहुत ही अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है, FIS का इंटरेस्ट है, DIS का इंटरेस्ट है। तो ये सब दोस्तों स्टॉक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा कर सकते हैं। ग्रोथ के वाइज काफ़ी अच्छा है, वैल्यूशन के वाइज काफ़ी महंगा है। तो HDFC हमारा हमेशा प्रथम प्राथमिकता है। उसके बाद अगर आपको एक मिड कैप का मजबूत स्टॉक चाहते हैं तो जी हाँ, आवास फाइनेंसर को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, मैंने बहुत ही निश्चित लेवल पर लिया हुआ है, तो उसको आराम से होल्डन कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले कल में अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकती है। इस आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, आपको पता है कि आरती इंडस्ट्रीज़ केमिकल की भी एक शानदार कंपनी है, 1:1 का बोनस भी दिया था। तो गाइस इधर पे हमारा एक स्विंग ट्रेड कॉल भी देखने को मिल रहा है। VVL में हमारा स्विंग ट्रेड कॉल एकदम सुपर हिट रहा, और सब ने प्रॉफिट कमाए, देख के बहुत ही अच्छा लगा। इसी बीच में करना क्या है, बिकॉज इधर पे दोस्तों मैंने भी स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, आपको बताया भी था मैंने। तो अगर आप देखें तो 1772 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो प्लान क्या होगा दोस्तों, मेरा अभी मानना है कि 2000 के लेवल के पास एक रेजिस्टेंस खा सकता है। तो जिनको जो प्रॉफिट में है, जिनको प्रॉफिट बुक करने का एक लाइक मौका चाहिए, तो मेरे हिसाब से 7 से 8-10% के आसपास मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एक रैली ड्यू है। तो आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपकी कॉल है। मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं करूंगा। आपको मैंने दिखाया कि कैसे वरुण बेवरेज में हमने एकदम एग्जैक्ट लेवल पे ही प्रॉफिट बुकिंग की। तो मेरे हिसाब से ये मर्जी आपकी, हो सकता है कि लेवल आ जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं आए, तो अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसको कम से कम 1850 से फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है बुक करना वो स्टार्ट करूँगा, और उसको बेचते बेचते 1900 के ऊपर जितना जाए वो प्लस पॉइंट है। ये मेरी रणनीति होगी, बिकॉज स्विंग ट्रेड में अगर आप 8-10-12% कमा लेते हैं, ये बहुत होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ज़्यादा लालच नहीं करने का होता है। आपको अगर मिल जाता है, यस वरुण बेवरेज में बोनस था 20% के आसपास हमें मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों चूंकि हमारी क्वांटिटीज़ काफ़ी हाई होती है, तो मेरे हिसाब से 8-10% बहुत ही अच्छा है। अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 1850 एक बहुत ही अच्छा एक्सिट लेवल होगा, और उसके ऊपर जितना मिलता है 1900 के ऊपर, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस हो सकता है। गाइस HLE ग्लासकोट में भी आज हमें तेजी देखने को मिली। HLE ग्लासकोट की बात की जाए, ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरर में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलती है इंडिया में। फर्स्ट है GMM फॉडलर। तो इनके जो वैल्यूएशंस को देख के अगर आप देखें 90 का PE हो चुका है। तो ऑल्दो अगर आप देखें GMM फॉडलर दोस्तों मुझे इससे बेटर दिखाई पड़ती है, बट ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, आपके पास है, होल्डन कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी CMP में किसको बाई करूँ, GMM फॉडलर या फिर इसको? तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो GMM फॉडलर इज़ अ बिग कंपनी, और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट भी अपग्रेड हो चुके हैं एक्विजिशन के बाद, मतलब पोस्ट एक्विजिशन के बाद। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में GMM फॉडलर एक नया हाई लगाते हुए जरूर देखने को मिल सकता है। सस्ता में टिकाऊ मजबूत स्टॉक चाहते हैं तो अशोक लीलैंड की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप को बिलोंग करती है। आपको पता है कि ईवी में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाटा मोटर्स तो लीड करेंगे, मारुति सुजुकी दोस्तों बहुत ही पीछे है। अगर आप देखें जो ईवी एडेप्टेशन है इसको लेके टाटा मोटर्स लीड कर रही है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को लेके सब कोई पीछे पागल पड़े हुए हैं, मतलब पागल बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो फास्टेस्ट जो एडेप्टेशन होगा, और इनका बहुत सारा जो डील है वो भारत गवर्नमेंट के साथ भी होता है। डिफेंस में भी बहुत सारे जो ट्रक्स हैं प्रोवाइड करते हैं। तो ईवी का ज़माना अगर आता है, बहुत सारी जगह पे आपको पता है कि ईवी का
बूम देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तो लोगों को मजबूर होकर आना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी मिल सकता है। तो अगर आपको ऐड करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 2-3% से ज़्यादा वेटेज मत दीजिएगा, क्योंकि छोटी कंपनी है तो रिस्क है और वोलेटाइल भी रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी प्रॉमिसिंग है, अच्छा खासा प्रमोटर ग्रुप भी है। आप चाहें तो छोटा में मजबूत में थोड़ा सा स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस अब की बार क्या डिक्सन 4500 पार? तो मेरा मानना है यस, पार हो सकता है, बिकॉज डिक्सन का जो विजन है मुझे काफ़ी पसंद आता है। ऑलरेडी दोस्तों ये बुल मार्केट का फेज़ है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरे हिसाब से सारे स्टॉक मोरलेस परफॉर्म ही कर रहे हैं। आपने देखा दोस्तों कि लोटस लैब में क्या हुआ, ऐसे ही चार्ट हमें देखने को मिल रहा था, उसके बाद सडन एक बूम देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं वेल्थ क्रिएशन का, डिक्सन इधर पे भी थोड़ा सा बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल 4040 4070 के आसपास हमें देखने को मिलती है। चार्ट पे मैंने 2 टारगेट्स देखे थे और उसके नीचे गिरता है तो आपका प्लस पॉइंट है। 3650 हमें एमओएस दिखाई पड़ती है, 3350 सुपर एमओएस है। अब उधर पर जाया कि नहीं उसमें कमेंट्री अभी नहीं दूंगा, बिकॉज चार्ट में अभी बुलिश देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट जोन जिस दिन दिया दोस्तों उस दिन ये रॉकेट बनेगा। ये पहली कंपनी है भारत की जो 5G टेक्नोलॉजी को ऐड करने में एकदम ओके है, इन्होंने खुद बताया है। और जिस हिसाब से जेवी चल रहे हैं, पीएलआई स्कीम से फ़ायदा हो रहा है, अब तो दोस्तों इनके बहुत सारे बिजनेस बढ़ सकते हैं, रेवेन्यू ऐड होंगे। तो जहाँ रेवेन्यू रहेंगे प्रॉफिट रहेगी, फंडामेंटल रहेंगे। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इसको आराम से होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। हमें स्प्लिट भी मिला था और आई विश कि फिर से 20 आ जाए, डबल स्प्लिट मिले। तो एनीवेज इधर पे अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि डिक्सन जैसी कंपनी आने वाले कल में सुनहरा भारत को जो सपना है इसको पूरा करने में मेड इन इंडिया का ये ज़रूर हेल्प कर सकती है। इस वैभव ग्लोबल की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जाके इनके सेल्स देखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रिटेल की बात की जाए तो रिटेल सेक्टर की बहुत ही मैं बोलूँगा दिग्गज कंपनी है। वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी सस्ते देखने को मिलते हैं। अगर आप कॉन्सोलिडेट जो पी है उससे अगर आप देखें तो अभी कॉन्सोलेशन के बाद एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। 800 का लेवल तोड़ना अपने आप में एक कंसर्न दिखाता है, बट इससे घबराना नहीं है। आपको मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाया है, एग्जैक्टली दोस्तों सेकेंड लेवल पे पार हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 800 के लेवल तोड़ा है, तो आने वाले कल में आपको 760 के आसपास देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि हमने कहाँ देखा था, अमराजास बैटरीज में देखा था, अभी वो उधर पे स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो 750 के आसपास हमें एमओएस अच्छा खासा देखने को मिलता है। मतलब 800 के आसपास ही मुझे लगता है कि घाटे का सौदा नहीं है। 23% ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल रहा है और कभी 750 के नीचे मिले तो सुपर एमओएस, और 700 कभी आपको मिल गया तो बल कर दीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइएगा, आपके पैसे बनेंगे। बिकॉज वैभव ग्लोबल जैसे इंडिया में डिमांड की वृद्धि होगी तो रिटेल सेगमेंट में पैसे जाएंगे, तो इनको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, हर एक स्टॉक का एक साइकिल आता है। अब स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रैली कर दी थी तो गिरेगा ही, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, फिर बाउंस बैक करेगा। आपने देखा कि ऐसा सेम चार्ट दोस्तों आरती ड्रग्स में था, आईओसीपी में था, लेकिन रिकवरी हुई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, समय दीजिए, आपके पैसे बनेंगे और कंपनी अच्छी है। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी आप पकड़ सकते हैं तो आपके पैसे और बनेंगे, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इस दबा के माल उठाए जा रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड में बात की जाए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए, तो भारत की नंबर 1 कंपनी है जो हाउसिंग में काम करती है। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। और निफ्टी की रैली आएगी तो ये सब पार्टिसिपेट करेगा। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो एक बार में सब कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है Q1 आने के पहले बहुत लोग डर रहे हैं कि इनके एनपीए की इशू हो, लेकिन जैसे Q2 Q3 के पास आते हैं तो एक नया ब्रेकआउट जरूर दिखा सकता है। बिकॉज याद रखिएगा कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत हैं और इनके पास बहुत कैश है दोस्तों। मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी भी है, अच्छे खासे एफआईएस और डीएस का स्टेक भी है। तो ये सब फॉरेबल स्टॉक है दोस्तों। इन सब स्टॉक पे हर एक गिरावट पे ही आपको सम्मान करना चाहिए। सेम वही कमेंट्री जो वर्लपुल कब भागेगा, जैसा मैंने बताया कि अगर आप अभी का भी सोचते हैं तो अभी नहीं भागते हैं। आईआरसीटी से जिन्होंने लिया था 11 महीना वेट किया दोस्तों, तब उनको फल मिल रहा है 50% 60%। तो वही होता है जब रैली आती है दोस्तों, तो 10% क्या 15-15 20% भागता है, ऐसे हमने देखा है। तो ये दोस्तों कब भागेगा, जब इनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन यूज़ करेंगे। तो अभी मार्केट में जीडीपी को कंडीशन आप देख सकते हैं कितना डाउन है, तो इसमें आप समझ के चलिए। तो मेरे हिसाब से जब लाल में निवेश करते तो हरा का मज़ा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो डबल इनके बॉटम देखने को मिल रहे हैं। सीएमपी में दोस्तों स्ट्रॉन्ग बाई है, इसको 6 से 8 महीना भूल जाइए, आपको इस भाव पे आने वाले 6-8 महीना में ये देखने को नहीं मिलेगा। एक नया हाई दोस्तों लगाता हुआ ज़रूर देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जब अपना लेवल तोड़ेगा तो गाइस आपको ये स्टॉक बहुत महंगा देखने को मिल सकता है। इस इन्फोसिस की बात की जाए 1400 का लेवल ध्वस्त हो चुका है। अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है इन्फोसिस को लेके। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है एफएम, जिनका नाम है निर्मला जी, उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो प्राइड है अब ओके, और जो जीएसटी एन की बात की जाए तो इनका
जो सर्वर देखने को मिलता है वो उनको मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और उनका आपको पता है कि ये सब बड़ी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डोमेन होता है, जो इंटरफेस होता है, ये सब इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो उधर पे लैग ना हो तो ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है इनके जो को फाउंडर हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत इन्वेस्टमेंट है, 1400 का लेवल तोड़ दिया है। आने वाले कुछ क्वार्टर में दोस्तों Q1 Q2 में नया हाई देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्फोसिस एक डेफ फ्री कंपनी है, एलिगेशंस के बाद ये बुलेट की तरह खड़ा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये करंट मार्केट प्राइस में बाई है। मैं दोस्तों 1320 1350 से बोलते बोल थक गया हूँ, और दोस्तों ये 70 रुपीज़ अप हो चुका है, जो तकरीबन 5% से के ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में टाइम स्पेंड करिए, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। ऐसा आपको मैंने आज ही न्यूज़ कवर की थी कि IRCTC में BSE को क्या कहता है, एक लेटर फाइलिंग करी थी कि वॉल्यूम्स में जो स्पाइक देखने को मिल रहा है, इसमें कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की कोई भी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक कम हुआ। बिकॉज इधर पे बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर मैं डर गया था इसको देख के। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब स्टॉक प्राइस भाग रहा है। तो इन्होंने बताया है कि जो मार्केट में अनलॉकिंग का फेस है उसको लेकर ऑप्टिमिज्म है। तो मेरे हिसाब से FNO का स्टॉक है अभी काफ़ी हाई हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 150 के आसपास है, 2000 के लेवल पे एक बार दोस्तों उसको आना चाहिए, डिप मारना चाहिए 2050 2000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से टारगेट बहुत ही अप है, फ्रेश एंट्री उधर पे हो सकती है। अभी लेते हैं, थोड़ा सा लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से 2050 एक आइडियल एंट्री होगी, या 2000 से 2050। अब मुझे लगता है कि जो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सब सपोर्ट बन जाएगा, और उसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म चाहें तो अपना मर्जी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसको आने वाले 10-15 साल 20 साल नहीं बेचने वाला हूं, क्योंकि मुझे पैसों की अभी ज़रूरत भी नहीं है, और कंपनी पे मुझे बहुत ही फेथ है। डेफरी कंपनी है, जिसके साथ घूमेंगे भी दोस्तों, इनका ट्रेन भी यूज़ करेंगे, और भाई इनका शेयर भी मतलब लेके बैठेंगे। तो इनका ये विकास होगा, हमारा ये विकास। तो यही सब मेरा मानना है कि आने वाले कल में ये ज़रूर अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये STFL सुपर टॉपिक है, आप चाहे तो गाइस कंसिडर कर सकते हैं। कैम्स की बात की जाए तो कैम्स भी एकदम भागता हुआ घोड़ा हो चुका है, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों कैम्स की बात की जाए, जब इनके IPO आए थे तो मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना भागेगा। ये हो गए, रूट मोबाइल हो गए, ग्लैंड फार्मा हो गए, तीनों ने दोस्तों मुझे चौंकाया। बट कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। जैसे मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी CDSL को लेके, आने वाले कल में म्यूचुअल फंड और जितने भी तरह के जो ट्रेडिंग वाले बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सब वर्थ इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे स्टॉक को ज़्यादा डीप मत सोचिएगा, ऐसे स्टॉक को 5-8% गिरावट मिलते हैं, तो उधर पे सम्मान करिए, उसको होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म करिए। तो मेरे हिसाब से HDFC AMC, निपॉन, कैम्स, CDSL, IEX सारे अच्छे हमें शेयर देखने को मिलते हैं। कभी NSDL की बात की जाए, वो लिस्टिंग होती है तो वो भी अच्छे शेयर देखने को मिलते हैं। तो ये सब इंडस्ट्री में बहुत पेनिट्रेशन है, बहुत बूम है। तो आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और आपको लेना है तो मुझे लगता है कि 2650 से लेकर 2600 आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है। इस बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें तो आज फ्लैट देखने को मिला था। ऑल्दो अगर आप देखें आज के दिन 5817 के आसपास हाई लगाने की कोशिश की थी। बजाज फाइनेंस तो बहुत अच्छी कंपनी है, इनके एसेट क्वालिटी को लेके इन्होंने थोड़ा सा वार्निंग दी थी, और इसको लेके बहुत सारे सिक्योरिटीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया था। लेकिन वो सब शॉर्ट टर्म होता है, गिरता है। ये सब स्टॉक फॉरएवर स्टॉक है, जितना माल उठाना उठाइए। और मैं हमेशा आपको सिखाया हूँ कि ये सब स्टॉक में प्राइस छोड़िए, नंबर देखिए कि आप आने वाले कल में कितना नंबर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और वही दोस्तों आपका ताज होगा कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपने अपने लाइफ में कितने एसेट्स कमाएं। तो ये सब एसेट से कम नहीं है। और बजाज फाइनेंस का अगर आप शेयर खरीदते हैं, आप उनका बिजनेस खरीदते हैं, तो रिटेल लोन का आने वाले कल में बहुत डिमांड है। अभी थोड़ा डेंट देखने को मिल रहा है, हो सकता है Q1 में थोड़ा चैलेंजिंग फेस करें, लेकिन हर एक गिरावट दोस्तों इसमें घुसने का मौका होता है। कभी गलती से 5 का नीचे मिल गया तो भाई बल कर दीजिएगा। इस बीच में हिंदुस्तान फूड बहुत हवाई यात्रा कर रहा था, 2500 के आसपास आया था। अभी की बात की जाए 2064 के आसपास इनको मिल रहा था। नंबर्स की बात की जाए तो मुझे उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रही, वेरी ऑनेस्ट, लेकिन नंबर्स उतने ख़राब भी नहीं थे। अगर आप वैल्यूशंस देखें 127 के आसपास है, छोटी कंपनी है, 4000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। बीच में ये स्टॉक जब 2223 होता है तो बहुत लोग पूछते थे, अभी कोई कमेंट ही नहीं करता इसको लेके, आई डोंट नो वाई। तो भाई अगर आपको अभी ऐड करना है तो उस समय बहुत यूफोरिया था, अभी यूफोरिया थोड़ा कम हो चुका है, गिरता ज़्यादा। तो हो सकता है कि 1800 के आसपास गिरे, तो उधर पे आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। लेकिन CMP में आप स्टार्ट करना शुरू कर दे भाई। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड। बात की जाए दोस्तों मीडिया में काम करते हुए कंपनी देखने को मिलती है। चार्ट की बात की जाए तो प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिली, जब से इनकी लिस्टिंग हुई है डाउनग्रेड में देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो ठीक ठाक है। डेफरी स्टेटस हमें देखने को मिलता है, कंपनी ब्रॉडबैंड में काम करती है। बट मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं इस पर रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज इसमें मुझे ग्रोथ उतनी दिखाई नहीं पड़ती है। और जिस हिसाब से इसके अंदर कंपटीशन बहुत है,
और जिस हिसाब से डिजिटल का इवोल्यूशन है तो आने वाले कल में केबल ऑफ कोर्स रहेंगे, एक नीड में है, लेकिन कब दूसरा रिवोल्यूशन आ जाए ये किसी को नहीं पता है। तो मेरा दावा इस पर नहीं होगा, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ठीक ठाक है, आपको रिस्क लेना जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो आज से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।